हमारे साथ है युवा मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, राजस्थान प्रभारी हैं, जो कि आज राजस्थान के प्रदेश मुख्यालय जयपुर पर पहुंची है। मैम, आज कारगिल दिवस है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये कोशिश रही है कि कारगिल विजय दिवस या कोई भी ऐसा ओकेज़न जहाँ पर हम अपनी शौर्य परंपरा को याद कर सकें, अपने अमर बलिदानियों को याद कर सकें, उसको बहुत बृहद स्तर पर बनाने की। और क्योंकि कारगिल की लड़ाई को 25 साल हो चुके हैं, तो एक बड़ा अभियान युवा मोर्चा ने लिया पूरे देश के लिए। 2 दिन तक लगातार हम पूरे देश में कार्यक्रम कर रहे हैं, और राजस्थान में भी हर हमारे ज़िले में कार्यक्रम हो रहे हैं। और हमारी पार्टी के बड़े नेता, सीएम से लेके सांसद, सभी इन कार्यक्रमों में अपने अपने ज़िलों में सम्मिलित होंगे। और हम जो एक शौर्य गाथा रही है कि किस तरीके से विषम परिस्थितियों में वो युद्ध लड़ा गया, जो हमारे अमर शहीद थे, उनकी कहानियाँ, ये सब आज के युवाओं के बीच में फिर से हम लेकर आए और कैसे इस परंपरा को राजस्थान जैसे प्रदेश आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा। आप युवा महिला हैं, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। राजस्थान और मैं पूरे भारत की बात करूं तो किस तरीके से युवा महिलाओं के लिए आप सोचती हैं, कैसे देखती हैं? जिस तरीके से अभी जो माहौल चल रहा है, आए दिन बलात्कार, दुष्कर्म, बड़ी हत्याएं, इस तरीके की जो हरकतें हो रही, क्या कहना चाहेंगे आप इन चीज़ों को लेकर? देखिए, कुछ तो होती हैं पॉलिसी लेवल और सिस्टेमिक बातें। हमने देखा कि जब यहाँ गहलोत साहब की सरकार थी, तो किस तरीके से राजस्थान, जब भी क्राइम की बात आती थी, खासकर महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही थी, उसमें सारे जो एनसीआरबी का डेटा आता था, उसमें राजस्थान बहुत आगे रहता था। जबकि हम और आप जानते हैं कि राजस्थान ऐसा प्रदेश नहीं है। तो क्या कुछ ऐसा संरक्षण था सत्ताधारी लोगों का कि इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही थी? डर नहीं था पुलिस प्रशासन का? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भजन लाल जी बने हैं, तो आप देखेंगे कि ये सुर्खियां बंद हो गई हैं। तो ये जब जो हेड करता है सरकार को, जब मुखिया इस विषय पर सीरियस होता है, जब सरकार इस विषय पर सीरियस होती है, तो जिस तरीके से यूपी में योगी जी ने बहुत बृहद कदम उठाए, एक डर का माहौल बनाया, मुझे लगता है राजस्थान में भी ये बदलाव हमने देखा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं अब दूसरा कि क्यों ऐसी घटनाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में भी अब जो बदलाव आ रहे हैं कि एजुकेशन सिर्फ लड़कियों की नहीं कि वो सेफ़ कैसे रहें, लड़कों की भी शिक्षा हो कि जब वो घर से बाहर निकलें कैसा व्यवहार महिलाओं की तरफ होना चाहिए, महिलाओं का क्या स्टेटस है एक बराबरी का सोसाइटी में। तो ये एक ओवरऑल सोसाइटल चेंज है। तो दोनों चीज़ें जब साथ में होती हैं तभी समाज बदलता है। आप युवा हैं, तो मैं महिलाओं को लेकर फिर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो नवयुवा महिला है, पढ़ाई कर रही है, आगे स्ट्रगल कर रही है, पढ़ाई अपना ग्रामीण क्षेत्र छोड़ के शहर में आकर पढ़ाई करती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वो किस तरीके से स्ट्रगल उनको करना चाहिए, किन चीज़ों से उनको दूर रहकर एक अच्छे आयाम की ओर जाना चाहिए? मैं राजस्थान में ही प्रवास के दौरान मैं कोटा गई, सीकर, झुंझुनू, जो एक अपना शेखावटी में एजुकेशन का हब रहा है, जयपुर में भी बड़ी संख्या में मैंने देखा ग्रामीण क्षेत्रों से लड़कियां यहाँ पर कोचिंग कर रही हैं, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ जयपुर के अंदर महारानी कॉलेज में मुझे एक बार जाने का मौका मिला था, बड़ी संख्या में वहाँ की जो छात्राएं थी उनके साथ इंटरेक्शन किया, तो मैंने ये देखा कि शहरों से ज़्यादा हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियाँ हैं वो एक बड़ा विज़न रखती हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, एक नाम कमाना चाहती हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि आज जो कंडीशंस हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो शिक्षा व्यवस्था है, वो बिल्कुल अनुकूल है ऐसी बच्चियों के सपने पूरे हों उसके लिए। लेकिन जब गांव से शहर की हम जर्नी करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रलोभन, अट्रैक्शन भी आते हैं। तो अगर बस हम ऐसी व्यवस्था खड़ी कर सकें कि ये जो हमारी बहनें हैं वो सुरक्षित हों, जो पुलिस प्रशासन हो वो उनकी सुरक्षा की गारंटी ले, और बाकी मुझे लगता है कि लड़कियां इतना मतलब मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं महिला हूँ, पर मुझे लगता है जो फोकस एक महिला में होता है, और जब वो एक तय कर लेती है कि अपना और अपने परिवार का जो फ्यूचर है उसको वर्तमान परिवेश से अलग करना है, कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, तो वो सक्सेसफुल होती है। आपने देखा होगा कि सड़क से लेकर स्पेस तक हमारी महिलाएं किस तरीके से सक्सेसफुल हो रही हैं। और राजस्थान की बेटियां, अभी तक राजस्थान में बेटियों का अचीवमेंट एक तरीके से अपवाद रहा था, लेकिन आप लिख के ले लें मुझसे कि जो आज राजस्थान में मैं देख रही हूँ, जिस तरीके से लड़कियाँ आगे आ रही हैं, आने वाले समय में ये बेटियाँ ही राजस्थान का नाम रोशन करेंगी। एक चीज़, बजट अभी पेश हुआ है, केंद्र का भी हो चुका है और राजस्थान का बजट भी पेश हो चुका है, मगर विपक्ष की हम बात करें
तो मुद्दा होता है विपक्ष हमेशा मजबूती से, चाहे विपक्ष में बीजेपी रही हो या कांग्रेस रही हो। मगर मैं बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की बात ना करके बजट को लेकर एक स्पेशल बात करना चाहूँगा कि इसमें कहीं न कहीं युवाओं को पीछे छोड़ा गया है, युवाओं के प्रति कहीं ध्यान नहीं दिया गया। ये विपक्ष भी बार बार कह रहा है, वो कह रहे हैं कि कुर्सी बचाओ सरकार, इन्होंने कुर्सी बचाओ वाला बजट पेश किया है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर आपकी उम्मीद या आपका अच्छे बजट का जो पैरामीटर या पैमाना है, अगर वो पॉपुलिज्म होगा या और तुष्टीकरण होगा तो आपको ऐसा लगेगा। लेकिन अगर आप बात करें ओवरऑल इकोनॉमिक बैलेंस की, अगर आप बात करें सब वर्गों को साथ लेकर चलने की, तो आपको ये बहुत बैलेंस्ड बजट लगेगा। इसमें हर वर्ग के लिए कुछ है। इसमें आपने देखा होगा इनकम टैक्स स्लैब्स जो हैं उनको और रैशनलाइज करने की कोशिश की है। यूपीए सरकार की 2014 से पहले के जो स्लैब्स थे, आप भी एक सैलरीड वर्कर हैं, आपको भी ये समझ में आया कि तब से और अब के टैक्स में कितना फ़र्क आया है। ओवरऑल आप देखें, अप्रेंटिसशिप योजना सरकार लेकर आई है कि युवाओं को किस तरीके से नौकरियों के लिए तैयार किया जा सके, ताकि नौकरियां जो आ रही हैं, देखिए नए नए फैक्ट्रीज़ खुल रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स खुल रहे हैं, स्टार्टअप्स हो रहे हैं, तो नौकरियां आ रही हैं। लेकिन क्या युवा उन नौकरियों के लिए तैयार हैं? और ये गैप क्यों बन रहा है कि उनको नौकरी देनी है, आपको नौकरी लेनी है, लेकिन स्किल्स नहीं है? तो स्किल गैप को क्लोज़ करने की एक विजनरी कोशिश सरकार ने की है। महिलाओं को के लिए इस बजट में प्रावधान रखा गया है। जो स्टेट्स पिछड़ रहे थे, चाहे वो आपदा के कारण हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस कृषि पे है इसके कारण हो, हर स्टेट के लिए कुछ दिया गया है। अब जैसा आपने खुद ही कहा कि विपक्ष का काम है क्रिटिसाइज़ करना, लेकिन काश ये क्रिटिसिज्म जो है वो कुछ अच्छे मुद्दों को लेकर होता है, वो किसी स्टेट को और एड दिलाने को लेकर होता, कुछ किसी वर्ग को और दिलाने। क्योंकि अगर आप SC ST वर्ग के लिए एलोकेशन की बात करें तो लगातार एनडीए की सरकार में बढ़ा है, उसमें वो टारगेट नहीं कर सकते। इनकम टैक्स स्लैब्स रिलैक्सेशन की बात करें, वो रैशनलाइज़ किया गया, उसमें वो टारगेट नहीं कर सकते। तो ये मनगढ़ंत ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आज जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि तीसरी बार कहीं न कहीं हम देख रहे हैं, आज भी आप भी युवा हैं, मैं भी थोड़ा युवा जैसा ही हूँ तो बात कर लेते हैं कि बेरोज़गारी जिस तरीके से चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, तो इसको लेकर ऐसा नहीं लगता कि आगे इनका भविष्य युवाओं का क्या होगा? महिलाएं किस तरीके से आगे, ठीक है उनको आरक्षण मिला, 50% आरक्षण मिला है, मगर कहीं न कहीं एक डर ये भी सताता है, युवा इनका विरोध भी कर रहा है क्योंकि महिला सुनेगी नहीं अपने पति की, तलाक होंगे, घर बिगड़ेंगे, तो इनकी जवाबदारी, इनके लिए ऐसा क्या होना चाहिए? ये तो बिल्कुल आपने एक अलग एंगल, ये तो एक अलग डिबेट है, इसमें तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन बेरोज़गारी यूपीए के समय पे जो थी वो आलम भी हमने देखा, और बेरोज़गारी से ज़्यादा हताशा, बेरोज़गारी तो थी ही, साथ साथ एक हताशा, होपलेसनेस भी थी कि कभी ठीक नहीं होगा। आज आप देखिए लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब बढ़ रहे हैं, सर्विसेज सेक्टर में जॉब बढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्किल गैप था और पिछले 10 सालों में सरकार ने एक ईमानदार कोशिश की है इसे क्लोज़ करने की। और ये जो आप देख रहे हैं अप्रेंटिसशिप स्कीम, वो फिर इसी तरफ एक कदम है। महंगाई आज बढ़ी है, लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ी है। आप देखेंगे आज आप किसी भी जिसे कहते हैं जगह पर आप जाएं तो आप देखेंगे कि लोग पहले से ज़्यादा खर्च कर पा रहे हैं, वो भी एक रियलिटी है। टैक्स पेयर्स इस देश में बढ़ रहे हैं, वो भी एक रियलिटी है। यस, EPF जो रजिस्ट्रेशन थे वो भी बढ़े। तो ये सारी चीज़ें जब आप साथ में देखते हैं तो आपको एक प्रगतिशील देश दिखता है, एक बढ़ती हुई इकोनॉमी दिखती है। उसके साथ साथ जो स्ट्रगल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनकी को ठीक करने की ईमानदार कोशिश सरकार कर। एक लास्ट सवाल, युवा मोर्चा में आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राजस्थान की प्रभारी हैं, मगर मैं राजस्थान के ही युवा मोर्चा की बात करना चाहूँगा, जो काफ़ी लंबे समय से इनकी कार्यकारिणी अभी तक गठित नहीं हुई। ऐसा कारण क्यों? क्योंकि इनके जो युवा हैं, इनके अंदर अभिलाषा नहीं है कि हमें भी कोई दायित्व मिले, काम करना चाहिए। अगर जैसे देखा जाए राजस्थान में लोकसभा के बाद 11 सीटों का जो नुकसान हुआ है, तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में भी जो रोष था, या कहीं इनको दायित्व नहीं मिला, या हर आदमी की अभिलाषा होती है कि पार्टी में मैं जुड़ा हूँ तो कोई मुझे पद मिले, मैं उसके हौसले पर मैं काम करूँ आगे, तो क्यों नहीं हो पा रही? क्या कारण है ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो कार्यकर्ताओं के पास दायित्व है ऐसा नहीं है, दायित्व नहीं है ऐसा नहीं है। कार्यकर्ताओं के पास तो वर्तमान में कोई ना कोई दायित्व है ही, कोई जिला अध्यक्ष है तो कोई कार्यकारिणी का सदस्य है।
हाँ, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन में हर कुछ समय में नई कार्यकारिणी का गठन होता है, लेकिन लगातार 2 चुनाव भी इस प्रदेश में हुए हैं, तो उस बीच में कोई बहुत बड़े बदलाव करना, आपने देखा होगा मेन संगठन में भी बहुत बड़े कुछ बदलाव करना, और ख़ासकर मोर्चों में वहाँ तक प्रक्रिया जब तक पहुँचती अगले चुनाव आ जा रहे थे। तो मैं आपको ये आश्वासन दे सकती हूँ और जितने मेरे युवा साथी हैं कि जल्द ही भारतीय जनता युवा मोर्चा को अपनी एक पूरी नई मतलब वो दिखने में नहीं होगी, पुराने नए चेहरों का एक मिश्रण हमें उस टीम में देखने को मिलेगा। वो टीम भी जल्दी मिलने वाली है। ये थे हमारे साथ युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, जिनसे हमने काफ़ी सारी बातें की, राजनीतिक चर्चाएं भी की और महिलाओं को लेकर भी बात की। आगे मैं लगातार आपको दिखाता रहूँगा। देखते रहे दापिंग सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।